हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। आज क्लास लेट हो गई ना, मेरे वजह से ही लेट हो गई। आज मैं कुछ कंटेंट बनाने में बिजी हो गई, मुझे ध्यान नहीं आया कि 1 o'clock हो गया है। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी नॉट गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, तो एक बार बता दो ऑडियो वीडियो सब ठीक है, उसके बाद क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्लास को स्टार्ट किया जाए। Deepak, Shinku, Niranjan, after a long time you are attending the class. Yes, as usual, we'll start with a cloze test, then we'll be doing 5 PQRS, followed by a passage, and then we'll be doing errors. And I'll be discussing certain things with you as well, क्योंकि errors के साथ साथ, if you people wish, we can do fill up the blanks also. No doubt we are doing cloze test, we are doing passage, we are doing PQRS. Okay, and we have a separate batch for vocab. So in this batch we won't be doing vocab. Okay, we have a separate batch of Samudra Manthan for vocab. So if you people wish, apart from doing, we have done about 150 errors. We have also done about 100 sentence improvement. So if you people wish, we can do sentence, we can do fill up the blanks also. इसमें fill ups भी कर सकते हैं। सब ओके है ना? तो चलो 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 स्टार्ट किया जाए। सब ओके है, ऑल गुड है, तो अटैक किया जाए। ये हमारा क्लोज टेस्ट है और आपको पता ही है, जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार आए हैं, पुराना वाला वीडियोस देख लेना। जो प्रीवियस वीडियोस बैच का स्टार्ट हुए 1.5 महीना हो गया है, अक्टूबर में स्टार्ट किया था ना, अक्टूबर टू 1.5 महीना क्या 2 महीना हो गया है होने जा रहा है। तो प्रीवियस जो भी क्लासेस आपका छूटा हुआ है उसको देख लेना, आराम से वहाँ पे प्रैक्टिस करना और यहीं से स्टार्ट करो, क्योंकि एक क्लास दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। प्रैक्टिस बैच में जिस दिन आ गए ना, वही दिन आपका पहली क्लास है और कहीं से भी शुरू कर सकते हो। क्लोज टेस्ट मैंने दिया है और मैं साइड हो जाती हूँ, पहले आप इसको पढ़ो और काइंडली कमेंट बॉक्स में आंसर मत दीजिएगा, आंसर अपने पास रखिएगा। एक बार पढ़ के आप अपना आंसर बना लोगे ना, फिर मैं आपसे आंसर पूछूंगी। एरर्स का अलग बैच आएगा, एरर्स का ना, ये सब खत्म हो जाने दो, एरर्स का अलग से बैच आएगा। एरर का पहले तो टॉपिक वाइज आएगा, फिर आपका क्या है, फिर आपका मिक्स्ड वाला आएगा, प्लस एरर का एक मिक्स्ड एरर्स का बुक भी आएगा, बुक भी आएगा, ई बुक भी आएगा। कोशिश है 4000-5000 एरर्स का सेंटेंसेस डाल दिया जाए। बना के डन बोलना। हाँ, 10 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था ना, फर्स्ट डे लोकेश, तो यहीं से स्टार्ट करिए। नेक्स्ट स्लाइड लाया जाए। जो भी वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता है, और क्लोज टेस्ट बनाते समय बगल में एक कॉपी रखिए, पतली सी कॉपी रख लीजिए क्लोज टेस्ट की। ठीक है, क्लोज टेस्ट की कॉपी रखना जरूरी है, कि जो भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता हो ना, आप साइड में लिखते जाइए, और रोज उसको एक बार एवरीडे सोने से पहले रिवाइज कर लीजिएगा।
डन। यहाँ पे इन्होंने गर्ल्स एंड बॉयज का कंपैरिजन किया है। ये बोल रहे हैं जो एजुकेशन बॉयज को मिल रहा है वही एजुकेशन गर्ल्स को भी मिल रहा है। तो जब गर्ल्स घर का काम कर सकते हैं, मतलब गर्ल्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्हें घर के काम के बारे में नॉलेज हो, उसी तरह बॉयज को भी थोड़ा बहुत घर का काम सीखना चाहिए। ओके, क्योंकि आज के डेट में दोनों इक्वल है, तो दोनों को, जब गर्ल्स बॉयज का काम कर सकते हैं, बॉयज भी गर्ल्स का काम कर सकते हैं, घर के काम के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज बॉयज को भी होनी चाहिए, तो उनको लाइफ में आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। पहला वाला का आंसर बताना। एक बार पहले आप आंसर बता दो, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। पंकज देख लिया मैंने, S1 और S6 वाला मैं स्टार्ट करूँ, बोला था ना मैंने, S1 और S6 वाला दिसंबर से स्टार्ट करूंगी। मैम कंपैरिजन हो रहा है ना, गर्ल्स और बॉयज में कंपैरिजन हो रहा है, तो हम ध्यान लगा देते हैं, लेकिन सिमिलर के साथ कभी भी ध्यान नहीं लगता है। ठीक है, सिमिलर टू होता है। आपके दिमाग में आएगा कि कंपैरिजन हो रहा है तो हम ध्यान लगाते हैं। ये मैंने आपको फिक्स प्रेपोजिशन यूट्यूब पे भी वीडियोस डाला हुआ है। अरे ध्यान नहीं होगा, सिमिलर एज नहीं होगा, सिमिलर टू। ठीक है, आइडेंटिकल टू। रुको एक स्लाइड ले लेती हूँ, लिख लीजिए कॉपी में लिख लीजिए सिमिलर। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर समय कंपैरिजन के लिए हम ध्यान ही लगाते हैं। कई बार हम कंपैरिजन के लिए ध्यान भी लगाते हैं, कई बार कंपैरिजन के लिए टू भी लगाते हैं, कई बार कंपैरिजन के लिए ओवर भी लगाते हैं। जैसे आई चूज कॉफी ओवर टी, मैं चाय की तुलना में कॉफी चूज करती हूँ, ये भी हो गया। और फिर मैंने लिखा ही इज जूनियर के साथ भी ध्यान नहीं लगता, ही इज जूनियर टू हिज ब्रदर, वो अपने भाई से जूनियर है, तो यहाँ भी तो उसके भाई और उसमें कंपैरिजन हो रहा है, तो टू लगता है और ध्यान तो लगता ही है। तो यहाँ पे ही ध्यान रखना है कि जब भी सेंटेंस में सिमिलर वर्ड आ गया, सिमिलर के साथ हमेशा टू। आइडेंटिकल का मतलब भी है एक जैसा, कॉपी में लिख लीजिएगा। आइडेंटिकल के साथ भी टू लगता है। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब भी होता है एक जैसा, इक्वल टू, इक्वल टू, कॉन्ग्रुएंट। मैथ्स में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होता है ना, सिमिलर वाला, कॉन्ग्रुएंट टू। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इज टैंटामाउंट। टैंटामाउंट का मतलब भी होता है सेम, एक ही जैसा। ये एग्जाम का फेवरेट है, टैंटामाउंट टू, इक्विवेलेंट टू। अकिन का मतलब भी है एक जैसा, तो सबके साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू लगता है, टू। प्रायर टू, सिमिलर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, तो ये सबका मतलब होता है ना सिमिलर, आइडेंटिकल, इक्विवेलेंट, एक जैसा। और डिफरेंट अगर आता है ना, तो डिफरेंट के साथ भी एग्जाम में ध्यान लगा के देते हैं, बट गलत है, डिफरेंट ध्यान नहीं होता, इट्स डिफरेंट फ्रॉम। ठीक है, डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगता है। ओके, तो यहाँ पे जो बच्चों ने गलत आंसर दे दिया है, बच्चों ने यहाँ पे आंसर गलत दे दिया है कि मैम कंपैरिजन हो रहा है ना, तो चलिए लगा दिया जाए। कंपैरिजन हो रहा है तो ध्यान लगा दिया जाए। ध्यान नहीं होगा क्योंकि देख लो, सिमिलर ध्यान नहीं होता है, सिमिलर टू। इसको पहले आप आंसर बताओ, फिर मैं समझाऊं। होम लाइफ विल ऑल्सो बिकम सिमिलर, देयर प्रेजेंट ग्रेटर डैश ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स। ग्रेटर, टाटा का अमाउंट सबके लिए सेम है, टाटा कंपनी कोई भेदभाव नहीं करता है, सबका अमाउंट सेम है, टाटा अमाउंट। क्या होगा? फेमिलियरिटी, नॉलेज, पावर, इंस्ट्रक्शन, देयर प्रेजेंट डैश ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स विल ऑल्सो डिसअपियर। नॉलेज है, हाँ नॉलेज, उनका जो नॉलेज है घर के कामों से लेकर जो उनका नॉलेज है। ठीक है, पावर और इंस्ट्रक्शन नहीं है। चलो आगे आगे करते हैं। फेमिलियरिटी क्यों नहीं है ये भी मैं बताती हूँ।
फेमिलियरिटी क्यों नहीं है? आपको लगेगा ना गर्ल्स ज़्यादा घर के कामों से फेमिलियर है, तो फेमिलियरिटी क्यों नहीं है? पहले आप अपना आंसर दे दो। थर्ड वाले को बताओ, थर्ड वाले का आंसर। थर्ड वाले का आंसर एक सर्टेन एज के बाद, सर्टेन फिक्स्ड एज नहीं होगा, सर्टेन एज। नेक्स्ट वाला बताना। एज के बाद बॉयज एंड गर्ल्स शुड हैव अ शेयर इन पेरेंटल ऑक्यूपेशंस। अपने पेरेंट्स के कामों में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को हेल्प करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा भी नहीं, ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत हेल्प करना चाहिए, अदरवाइज उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती। अच्छा, डिसाइडेड भी बोल रहे हैं 3 में। डिसाइडेड एज कौन सा होता है? एक सर्टेन एज के बाद। एंजाइटीज, लास्ट वाला। अलर्टनेस, अवेयरनेस, एक होता है सतर्कता और एक होता है जागरूकता। सतर्क रहना मतलब केयरफुल रहना। अवेयरनेस। चलो भाई फटाफट अब बता दो क्या स्कोर है आउट ऑफ 5। व्हाट इज योर स्कोर? कभी कभी मुझे कुछ ऐसे क्लोज टेस्ट मिल जाते हैं जो इजी तो रहता है, बट थोड़े से ऑप्शन सिमिलर रहते हैं, तो वो क्लोज टेस्ट को मैं पिक कर लेती। रिलक्टेंस नहीं होता है, रिलक्टेंस का मतलब है हिचकिचाहट, और हेजिटेशन का मतलब भी होता है हिचकिचाहट, अनविलिंगनेस। किसी काम को करने में आप हिचकिचा रहे हो, इच्छुक नहीं हो, दोनों का मतलब सेम है, दोनों नहीं होगा। चलो अलर्टनेस भी बोल रहे, अलर्ट होना सतर्कता, और अटेंटिव होना भी सतर्क होना, दोनों का मतलब सेम है। किसी चीज को लेकर, अपने काम को लेकर आप जागरूक होनी चाहिए, आपका अवेयरनेस होना चाहिए, और अवेयरनेस के साथ ऑफ लगता है, अवेयर ऑफ। ये जो प्रेपोजिशन है ना, ये हेल्प करता है। 5 में 3 आया है, 5 में 5 आया है, 2 आया है, 4 आया है। चलो अब नाम तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, स्पीड से कमेंट जा रहा है। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, पता नहीं क्या पूछा। चलो अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। चलो अभी तो पहला वाला बता दिया मैंने, सिमिलर के साथ 2 आएगा, ठीक है, सिमिलर के साथ 2 आएगा। एज द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स बिकम सिमिलर, जैसे गर्ल्स का एजुकेशन लड़कों के एजुकेशन से सिमिलर है, तो देयर होम लाइफ विल ऑल्सो सिमिलर, तो उनका घर वाला लाइफ भी सेम है, बॉयज गर्ल्स का सेम है। देयर प्रेजेंट ग्रेटर डैश ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स, यहाँ अफेयर का मतलब वो वाला अफेयर नहीं है, यहाँ अफेयर का मतलब है एक्टिविटीज, जो उनका घर का जो एक्टिविटीज है ना, जैसे बॉयज को नॉलेज होना, गर्ल्स को नॉलेज है, वैसे बॉयज को भी घर के एक्टिविटीज दोनों को सिमिलर नॉलेज होना चाहिए, और ऑफ लगा है, ठीक है। पावर ऑफ, पावर तो नहीं होगा ना, इंस्ट्रक्शन देना मतलब किसी को निर्देश देना, तो पावर ऑफ उनका जो देयर प्रेजेंट डैश ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स विल ऑल्सो डिसअपियर, तो ऑफ लगा है। तो उनका जो नॉलेज घर के कामों से रिलेटेड, बॉयज को भी गर्ल्स की तरह नॉलेज होनी चाहिए, पावर नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलोगे मैम फेमिलियर भी तो किसी चीज का नॉलेज होना, लेकिन याद रखना जब भी फिलिप्स के बाद कोई प्रेपोजिशन आ गया ना, वो आपको काफी हद तक हेल्प करेगा ऑप्शन को छांटने में। यू आर फेमिलियर विथ या यू आर फेमिलियर टू, किसी व्यक्ति से फेमिलियर हो, जान पहचान है, तो टू लगाना। किसी चीज से परिचित हो, किसी चीज के बारे में आपको नॉलेज है, परिचित हो, तो विथ लगाना। लेकिन यहाँ पे ना टू है ना विथ है, और नॉलेज है, नॉलेज ऑफ, योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, योर नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो फिर आगे बोल रहे हैं आफ्टर अ डैश एज। हम बोलते हैं ना फिक्स्ड का मतलब क्या है? फिक्स्ड का मतलब होता है एकदम निश्चित, फिक्स्ड एज। फिक्स्ड एज में, फिक्स्ड मतलब एकदम निश्चित एज, या 15 साल का हो सकता है या 16 साल, एकदम फिक्स्ड है, एकदम पक्का उसी पॉइंट पे। और सर्टेन का मतलब होता है ना एक सर्टेन, एक निश्चित एज पे,
वो एज निश्चित है बट इतना निश्चित नहीं है ना, मतलब कोई पॉइंट के सेंस में नहीं है। एक बोलते हैं ना, एक निश्चित एज के बाद बच्चों को घर का काम सीखना चाहिए। एक निश्चित एज के बाद मतलब वो निश्चित में कुछ भी हो सकता है, 15 साल के बाद, 16 साल के बाद, 17 साल के बाद, मतलब एक निश्चित लेवल पे बच्चों को एक सर्टेन लेवल पे आके काम सीख लेना चाहिए। बट फिक्स तो पक्का बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि 14 साल में पक्का काम सीखना चाहिए, 16 साल में, बोल रहे एट अ सर्टेन एज, एक सर्टेन एज पे आके। तो आंसर इज सर्टेन, कोई पक्का फिक्स्ड एज नहीं बता रहा है। ये बोल रहे हैं कि आफ्टर अ सर्टेन एज, एक अच्छे उम्र के बाद बॉयज एंड गर्ल्स को अपने पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन का एक मतलब व्यवसाय भी होता है, और एक ऑक्यूपेशन का मतलब होता है घर का रोज का काम में बच्चों को हेल्प करना चाहिए। एक सर्टेन एक उम्र के बाद, एक फिक्स्ड उम्र के बाद नहीं, एक सर्टेन एज के बाद। हाँ दूसरा, हाँ दूसरा में आपका रॉन्ग कैसे हो गया? बच्चों को अपने पेरेंट के जो काम धाम होते हैं ना, उसमें बच्चों को अपना शेयर मतलब हेल्प करनी चाहिए। जो रोज के काम होते हैं, जो रोज का प्रेशर है, रोज का चिंता, रोज की प्रेशर, तो आप बोलोगे कि मैम मिसट्रस्ट तो नहीं होगा? पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन और मिसट्रस्ट करना मतलब किसी पे भरोसा नहीं करना, ये तो होगा नहीं। सर्टेन का मतलब फिक्स नहीं होता, फिक्स का मतलब फिक्स्ड है, सर्टेन का मतलब फिक्स नहीं होता। और दूसरा चीज बता रहे हैं कि बच्चों को अपने अपने पेरेंट्स के काम, पेरेंट्स के जो रोज के काम्स होते हैं, रोज के जो चिंता होती है, रोज के जो वरीज होते हैं, ओके, रोज का जो काम होता है उसमें बहुत सारे चिंता वरीज होते हैं, उसमें पेरेंट्स को के काम में बच्चों का योगदान होना चाहिए। तो पेरेंट्स के हिचकिचाहट में योगदान थोड़ी होना चाहिए। एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, रोज का काम होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, चिंता में बच्चों को पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, बट नॉट इन एक्सेस, एज बट जरूरत से ज्यादा भी नहीं, नहीं तो उनकी पढ़ाई पे असर पड़ेगा। फिर भी डैश ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अडल्ट लाइफ, लेकिन फिर भी अगर आप अपने पेरेंट्स के प्रॉब्लम्स वगैरह को समझोगे ना, तो आगे जाके जब आप भी अडल्ट बनोगे तो ये आपको हेल्प करेगा जिंदगी को समझने में, और फिर पेरेंट्स ने आपके लिए क्या एफर्ट्स लिया उसके लिए। तो अलर्ट का मतलब भी वही हुआ। अलर्ट का मतलब होता है एकदम सतर्क होना, प्रॉब्लम्स को लेकर आप सतर्क नहीं हो, दोनों का मतलब सेम है, दोनों नहीं होगा। अवेयरनेस, ऑफ लगा है ना, अवेयरनेस। अगर आप पेरेंट्स के प्रॉब्लम्स को लेकर आप जागरूक हो, अगर पेरेंट्स के प्रॉब्लम्स को लेकर आपको पेरेंट्स के प्रॉब्लम्स का नॉलेज है, तो आगे आप समझोगे ना कि पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या क्या किया है। ये दोनों नहीं होगा, दोनों का मतलब सेम है। ओके आगे बढ़े। एलिमिनेशन, दोनों का मतलब सेम है। अटेंटिव होना मतलब सतर्क होना, और अलर्ट होने का मतलब भी सतर्कता, दोनों का मतलब सेम है, दोनों में से नहीं होगा। ऑफ भी लगा है, अवेयर ऑफ, अवेयरनेस ऑफ। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट। मिसट्रस्ट करना, किसी पे भरोसा नहीं करना, किसी पे डाउट करना, भरोसा नहीं करना। तो आपको अपने पेरेंट्स के जो रोज वाले काम, उससे रिलेटेड जो चिंताएं हैं, वरीज है, उसमें आपको हाथ बटाना है ना। यहाँ मिसट्रस्ट का सेंस नहीं आ रहा है। अलूफ, अच्छा अलूफ का मतलब नहीं बताना। अलूफ रहना मतलब अलग रहना, सेपरेशन, डिटैचमेंट। अलूफ, अलूफ का मतलब है किसी से एकदम सेपरेटेड होना, अलूफ एकदम लोनली, अलग, डिटैच, अकेला। अलूफ, अलग अलग, लोनली, अलोन।
ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पीछे के वर्ड्स देखिए, आगे के वर्ड्स देखिए, एनी कॉस्ट आंसर करेक्ट होना चाहिए। ये वाला हो गया, यहां पे थोड़ा फंस सकते हो। अभी नहीं बताऊंगी अरविंद, अभी मीनिंग नहीं बताऊंगी। मैम इसका मीनिंग बताइए। बन गया। बर्थ राइट, ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्टेट का मतलब है आपका साम्राज्य, पूरा स्टेट, आपका टेरिटरी, स्टेट। हेरिटेज इज परंपरा, हेरिटेज को फॉलो कर रहे हो। रियल स्टेट, रियल स्टेट का बिजनेस करते हैं ना, बिल्डिंग्स। बन गया है, डन बोलिए, स्टार्ट किया जाए। चलो पहला वाला, पहला वाला में दो ऑप्शन आपको परेशान कर सकता है। कंसर्न्ड एंड रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन्स, जो हमारे रिस्पॉन्सिबल इंडियन नागरिक है, कैन एनकरेज सेंसिबल कंजम्पशन डैश। दो तरह का मुझे आंसर बताइए। बिहेवियर बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, कुछ डेकोरम भी बोल रहे हैं कुछ डेकोरम भी बोल रहे हैं, कुछ बिहेवियर भी बोल रहे हैं, इसी में कंफ्यूजन है। प्रेजेंस तो नहीं होगा, सेंसिबल, सेंसिबल मतलब लॉजिकल, एकदम दिमाग, बिना सर पैर के नहीं, सेंसिबल मतलब लॉजिकल। आपको अपना सेंसिबल बिहेवियर दिखाना है, लॉजिकल रीजनिंग वाला। तो आपके दिमाग में डेकोरम भी आ रहा होगा और बिहेवियर भी आ रहा होगा। प्रेजेंस तो होगा नहीं, डिलीवरी तो होगा नहीं, बट आंसर इज बिहेवियर। अब डेकोरम क्यों नहीं होगा बताती हूँ, डेकोरम क्यों नहीं होगा बताती हूँ, ठीक है। डेकोरम भी आ रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेकोरम एंड बिहेवियर? पहले आप मुझे सेकंड वाले का आंसर बता दो। प्रेजेंस कहाँ से होगा? सेंसिबल प्रेजेंस, सिटीजन्स को सेंसिबल बिहेवियर दिखाना है। ओके, बिहेव सेंस, आपका बिहेवियर सेंसिबल होना चाहिए, बच्चों की तरह नहीं होना चाहिए। सेकंड का आंसर बताना। क्वाइट भी आ रहा है और इवन भी आ रहा है, बताती हूँ।
फर्दर भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ग्रामर लगाना होगा। फोर्थ वाले का आंसर बता, थर्ड वाले का आंसर बताना। ट्रेडिशनल, पारंपरिक, ट्रेडिशनल हाथ से बने हुए चीजों को इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो हमारे कॉटेज इंडस्ट्रीज, हमारे लोकल इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बने हुए चीजों को खरीदना है। नेक्स्ट, एस्टेट का मतलब है आपकी जागीर का लैंड, जो हैबिचुअल नहीं है। अरे नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला परेशान कर सकता है। इंडियंस कैन सेट डैश एंड शो द वेस्ट। इंडिया एक उदाहरण सेट कर सकता है और वेस्ट को दिखा सकता है कि इंडिया इज मच मोर देन अ वेल ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। मतलब इंडिया में इंडिया बहुत ज्यादा है। इंडिया मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज से बहुत ज्यादा चीजें हैं इंडिया में। आपके मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में ना ये आएगा, बट आंसर ये होगा, ये होगा। आपके दिमाग में इंस्टेंस भी आ रहा है, कैन सेट एन इंस्टेंस। अब प्रेसिडेंट आ रहा है, बता रही हूँ। जो लॉ वगैरह के स्टूडेंट्स होंगे ना, जिसको लॉ वगैरह की नॉलेज है, तो प्रेसिडेंट का मतलब है पहले कोई घटना हो चुकी है, उसी को एग्जाम्पल रखते हुए सब लोग फॉलो करते हैं। जैसे जज वगैरह को कुछ जजमेंट देना होता है, तो वो एक प्रेसिडेंट कोट करते हैं। प्रेसिडेंट मतलब कि पहले एक ऐसा ही टाइप का केस आया है, पहले, बहुत पहले एक ऐसा एग्जाम्पल आया है, और उसी को हम फॉलो करके आगे किसी चीज को बढ़ाते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा, मैम इंस्टेंस का मतलब भी तो एग्जाम्पल होता है, और प्रेसिडेंट का मतलब भी तो एग्जाम्पल ही देना है। पास्ट में कोई एग्जाम्पल हो, बता रही हूँ, दोनों के बीच का डिफरेंस बता रही हूँ। 5 में 3 आया है, 5 में 4 आया है, राजमन हैज गॉट 5 में 2। प्रेसिडेंट का मतलब होता है ना कोई उदाहरण, पास्ट से कोई उदाहरण को लेके आप फॉलो कर रहे हो। बट फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है ना फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो पास्ट में भी हो सकता है, आप कोई उदाहरण दे रहे हो, वो पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि हम किसी उदाहरण को फॉलो कर रहे हैं। बट प्रेसिडेंट का मतलब है पास्ट में कोई ऐसा चीज है जिसको हम फॉलो करेंगे। जरूरी नहीं है कि मैं किसी चीज का उदाहरण दे रही हूं तो मैं बाकी लोग उसको फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बोलोगे कि मुझे फ्रूट्स खाना पसंद है, और कौन सा फ्रूट्स उदाहरण के रूप में कौन सा फ्रूट्स दोगे? फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, कीवी, बनाना, ये सब लेकिन प्रेसिडेंट का मतलब है एक ऐसा उदाहरण जो लोगों के सामने एक मिसाल बनकर आएगा, जिसको लोग फॉलो करेंगे। तो हमें वेस्ट के सामने ना एक ऐसा उदाहरण सेट करना है, दिखाना है कि इंडिया सिर्फ यही नहीं है, इंडिया ये भी है। तो चलो एक बार डिस्कस कर देते। लास्ट वाला मेरे को लग रहा था रॉन्ग होगा, और मेरे को सेकंड वाला भी रॉन्ग लग रहा था। फर्स्ट वाला भी कई बच्चों का रॉन्ग हो गया। चलो, सेंसिबल, आपको थोड़ा सा सेंसिबल, लॉजिकल तरीके का वर्ताव दिखाना है, बिहेवियर दिखाना है, तो प्रेजेंस नहीं दिखाना है। सेंसिबल प्रेजेंस नहीं होता है, डिलीवरी भी नहीं होगा। अब आप बोलोगे मैम डेकोरम भी तो बिहेवियर होता है। आपके दिमाग में आएगा, जैसे टीचर बोलते हैं ना क्लास में डेकोरम मेंटेन करो, क्लास का डेकोरम टूटने मत दो। मतलब डेकोरम मेंटेन करो मतलब क्लास में इधर उधर की बातें मत करिए, झगड़ा मत करिए, आर्ग्यूमेंट्स मत करिए, एकदम चुपचाप होके पोलाइटली क्लास को अटेंड करिए। क्लास का डेकोरम खराब मत करिए। तो ये देखो, डेकोरम का मतलब होता है ना, डेकोरम का मतलब होता है किसी खास तरीके का बिहेवियर, किसी खास तरीके का बिहेवियर। डेकोरम का मतलब होता है एटिकेट।
एटिकेट का मतलब है किसी खास सिचुएशन में किसी खास तरीके का बिहेवियर दिखाना। जैसे क्लास में डेकोरम अलग होता है, क्लास में आपको बात नहीं करना है, पोलाइटली करना है। जैसे कोर्ट में, कोर्ट का डेकोरम अलग होता है। जैसे कोर्ट में जब तक आपको ना बोला जाए ना, गवाह कुछ बोल भी नहीं सकता है। कोर्ट का डेकोरम अलग होता है, या क्लास का डेकोरम अलग होता है, या कहीं भी आप कोई शो वगैरह भी देखने जाते हैं ना, हल्ला हंगामा नहीं करना है। तो ये एक खास तरीके का बिहेवियर होता है। तो यहाँ कोई खास तरीके के बिहेवियर के बारे में बात नहीं की जा रही है। ये बोल रहे हैं ना कि जितने भी हमारे इंडियन सिटीजन्स है, ये क्या एनकरेज करते हैं, सबसे क्या चाहते हैं कि सब लोग एक सेंसिबल मतलब लॉजिकल बिहेवियर दिखाएं, किसी खास तरीके का बिहेवियर। डेकोरम का मतलब होता है किसी खास जगह पे किसी खास तरीके का बिहेवियर, किसी खास सिचुएशन में किसी खास तरीके का बिहेवियर। तो यहाँ उस सेंस में बात नहीं हो रही है, हमें अपना सेंसिबल बिहेवियर दिखाना चाहिए, और सेंसिबल बिहेवियर में कुछ भी हो सकता है। तो आंसर इज बिहेवियर। बिहेवियर आपका सेंसिबल होना चाहिए। दिस कैन बी डन, थोड़ा सेंसिबल बिहेवियर दिखाना चाहिए। क्या कि ये बोल रहे हैं चीज़ों को खरीदते समय ना थोड़ा सेंसिबल बिहेवियर दिखाइए। और डेकोरम मतलब किसी खास सिचुएशन में जो आप बिहेवियर दिखाते हो। तो दिस कैन बी डन बाय शॉपिंग, कंजम्पशन बिहेवियर दिखाना है। ऐसा नहीं है ना कि मार्केट जाके कुछ भी चीज़ कंज्यूम कर लिया, खरीद लिया। ये बोल रहे हैं थोड़ा सा कोशिश करना है, ऑथर बोल रहे हैं कि शॉपिंग लेस, थोड़ा शॉपिंग कम करना है, एंड शॉपिंग भी कम करना है और चीज़ों को वेस्ट भी कम करना है। अब चलो ये देखो, ये क्या है, लेसर, और लेसर एडजेक्टिव है, लेसर एडजेक्टिव है। और कुछ बच्चे बोल रहे थे फर्दर, पहले देख लो, फर्दर भी एडजेक्टिव है। जब मैंने आपको एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ाया था उसमें फार्दर और फर्दर बताया था। फार्दर का मतलब है दूरी और फर्दर मतलब आगे की। तो ये भी एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता एडजेक्टिव तो नहीं बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बता सकता है। रादर भी नहीं होगा, ठीक है। रादर भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि रादर से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ कोई कंपैरिजन का सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। ये बोल रहे हैं शॉपिंग भी कम करना है और वेस्ट भी कम करना है। तो और रादर का सेंस नहीं जा रहा, और रादर के साथ एक चीज याद रखना, बस एक चीज आपको याद रखना है, और ये भी एडवर्ब है, ठीक है, ये भी एडवर्ब है, और इवन भी एडवर्ब है। रादर में तो कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। बस याद रखना है कि क्वाइट के साथ, या आप कई बच्चे बोल रहे हैं क्वाइट लेसर बोल रहे थे, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है क्वाइट के साथ, सो के साथ, टू के साथ, हमें यहाँ पे एडवर्ब चाहिए क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। तो इवन भी एडवर्ब है और क्वाइट भी एडवर्ब है। आपने एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ा है क्वाइट के साथ, सो के साथ, टू के साथ, इनफ के साथ, जो भी एडजेक्टिव आएगा ना उसका डिग्री पॉजिटिव होता है। कभी भी ये नहीं बोलोगे आई एम क्वाइट बेटर, आप क्या बोलोगे, आई एम क्वाइट गुड, ठीक है, आई एम क्वाइट गुड, आई एम क्वाइट वेल, ठीक है। कुछ भी क्वाइट के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है, बट यहाँ तो कंपेरेटिव डिग्री लगा। आंसर इज इवन, इवन 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 लेसर। ये बोल रहे शॉपिंग तो कम करना है, साथ में वेस्ट भी कम करना है, भी का सेंस आ रहा है, ठीक है। तो आप जो बच्चे क्वाइट यूज कर रहे हो ना, कभी भी आई एम क्वाइट बेटर नहीं बोलोगे। अगर कोई आपसे पूछा कि आप कैसे हो तो आप बोलोगे आई एम क्वाइट गुड या आई एम क्वाइट वेल। हम क्वाइट बेटर नहीं लगा सकते क्योंकि क्वाइट के बाद कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगता। क्वाइट के बाद, सो के बाद, टू के बाद, इनफ के बाद, सबके बाद पॉजिटिव डिग्री लगता है, बट यहाँ तो कंपैरेटिव लगा है ना, इसलिए क्वाइट नहीं लगेगा, इवन लगे, ठीक है। इवन खरीदना भी, शॉपिंग भी कम खरीदना है, और जो चीज़ खरीदे भी हो ना उसको कम से कम वेस्ट करना है। तो हमें क्या करना है, हमें लोकल प्रोडक्ट्स खरीदना है, ठीक है, जो हमारे कंट्री के बने हुए हैं। हम इंडियंस को सेंसिबल बिहेवियर दिखाना है। बाहर की चीज़ों के कंपैरिजन में हमें अपने घरेलू प्रोडक्ट्स खरीदना है, जो हमारे कॉटेज इंडस्ट्रीज, गाँव में इंडस्ट्रीज में हमारे बनाए जाते हैं हमारे कंट्री में। एंड डैश क्राफ्ट। क्राफ्ट किसको बोलते हैं, क्राफ्ट होता है ना हाथ से, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बने हुए चीज़ों को। तो हमें कैसे वाले क्राफ्ट खरीदना है, हैबिचुअल क्राफ्ट थोड़ी होता है। हैबिचुअल किस लिए हम यूज़ करते हैं, हैबिचुअल मतलब जो चीज़ के आप आदी है, हैबिचुअल एक्टिविटीज़ होता है। तो हैबिचुअल क्राफ्ट्स थोड़ी होता है। ट्रेडिशनल, जो हमारे पारंपरिक हाथ से बने हुए चीज़ है उसको जिंदा रखने के लिए ना,
ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक चीज़ों को जिंदा रखने के लिए हमें अपने कंट्री के कॉटेज इंडस्ट्री से बने हुए चीज़ों को खरीदना है, ठीक है। और इन एसेंस मतलब इन शॉर्ट, बाय वैल्यूइंग देयर रिच डैश, हमें अपने रिच डैश की वैल्यू करनी है। हमें अपने रिच क्या, परंपरा, हमें अपने रिच, जैसे बोलते हैं ना रिच हेरिटेज, जो इंडिया की जो परंपरा है, रिच हेरिटेज जो चला आ रहा है पारंपरिक, हमें उसको वैल्यू करना है, ठीक है। और लिविंग सिंपल, हमारी लाइफ सिंपल होनी चाहिए। हमें अपने कंट्री के प्रोडक्ट को यूज करना है और परंपरा बनाए रखना है। हमें अपना जन्म सिद्ध अधिकार नहीं बनाना है, हमें अपना सेटलमेंट वगैरह नहीं बनाना है, हमें जागीर नहीं बनानी है, हेरिटेज, वो परंपरा को फॉलो करना। दूसरा वाला, इंडियंस कैन सेट, इंडियंस एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तो इंसेंटिव तो नहीं होगा, इंसेंटिव का मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आपको कंपनी वगैरह में मिलता है, इंसेंटिव नहीं हो। साइट करना मतलब कोटेशन, आपको कई बार मैंने बताया, कोई भी चीज को साइट करना मतलब जिक्र करना, कोट करना। तो इंडिया एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है और वेस्ट कंट्रीज को दिखा सकता है कि इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम इंडिया कैन सेट एन इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब भी तो एग्जाम्पल होता है। कॉपी में लिख लीजिएगा अगर दोनों आ गया, क्योंकि जब ये पैसेज आया होगा ना तो मैक्सिमम बच्चे आंसर इंस्टेंस दिए हैं, क्योंकि उनको पता है इंस्टेंस का मतलब उदाहरण होता है। और प्री का मतलब है पहले से एक एग्जाम्पल सेट करना, ताकि बाकी लोगों को हम दिखा सके, बाकी लोग उसको फॉलो कर सके। तो आंसर इज प्रीसीडेंट, ठीक है। इंडिया कैन सेट अ प्रीसीडेंट, प्री मतलब इंडिया पहले से एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है और दिखा सकता है कि वेस्ट लोगों को कि ये वेस्ट लोग भी फॉलो कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट हो, ठीक है। साइट करना मतलब मेंशन करना, कोट करना। चलिए आ जाइए, सेंटेंस अरेंजमेंट अब आ जाएगा, S1 S6 भी लाऊंगी, आ गया ना अब वो दिसंबर। तो आपका कोई चीज गलत होता है ना तो आप निराश नहीं होना है भाई, कुछ नया सीख रहे हो ना। गलत हो गया दुखी क्या होने का है, अगर इजी लाऊंगी ना तो पहले से आपको पता है। अगर दोनों आ गया मैम ये भी तो उदाहरण है, ये भी तो उदाहरण है, तो इंडिया ने उदाहरण सेट किया, मतलब वो उदाहरण जिसको पहले से आप सेट करो, पहले से आप उदाहरण रखो ताकि बाकी लोग फॉलो करें, वेस्ट कंट्रीज। तो इसके लिए ये लगा। चलो भाई इसका फटाफट बना दीजिए। DCA भी और DCA भी, एक DCA भी देगा ना तो दूसरा भी सब DCA भी दे। चलो स्टार्ट करते। हिज रोल ऑल्सो इंक्लूड्स, हिज मतलब उसका रोल, उसका रोल मतलब किसका रोल, ऑल्सो उसके रोल में ये भी शामिल है, उसके रोल में ये भी शामिल है। ये तो तब बोलोगे ना जब बताओगी पहले उसका ये रोल है और उसका ये भी रोल है, और ये हिज कौन है, तो ए तो होगा ही। दूसरा इट इज ही, ये वही है जो प्रमोट करता है या बाधित करता है प्रोडक्ट के सेल को। ये ही कौन है, सी है ऑप्शन में। अच्छा ये ही रिटेलर के लिए दिया है, रिटेलर ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट का फाइनल कॉस्ट क्या होगा।
ठीक है, रिटेलर ही डिसाइड करता है। तो ये जो ही लगा है ना, किसके लिए? रिटेलर के लिए। इसका मतलब है कि डी के बाद ही सी होगा, क्योंकि ये रिटेलर नाउन है और नाउन के बाद ही प्रोनाउन आता है, तो डी के बाद ही सी होगा। बट यहाँ सी के बाद डी है, तो ये भी हट गया। दो ऑप्शन तो आपका आराम से हट गया, दो ऑप्शन आपका आराम से हट गया। अब तो डी से ही स्टार्ट होगा। रिटेलर ही है जो तय करता है कॉस्ट, प्रोडक्ट का कॉस्ट, और दोनों जगह डी के बाद सी है। अब आपका कंफ्यूजन हो रहा है कि पहले ए आएगा बी आएगा या बी आएगा ए आएगा। तो देखो दोनों को, दोनों को देखो। इट इज हु जो सेल को प्रमोट भी कर सकता है और बाधित भी कर सकता है, डी के बाद सी। अब देखो ना, थोड़ा सा ध्यान देखो। He as the final link between the producer and the consumer, he plays a key role. उसका एक की रोल है इकोनॉमी में, उसका एक ये रोल है और उसका ये भी रोल है। उसका तो एक रोल है ही दोनों के बीच का लिंक का बनने में, और हिज रोल ऑल्सो इंक्लूड्स, उसका रोल ये भी है कि गुड्स का फ्लो स्मूथ रहे। तो बी के बाद ही ए हो, बी के बाद ए होगा। हाँ ठीक है, ये रोल तो है ही, हिज रोल ऑल्सो, उसके रोल में ये भी शामिल है। दो ऑप्शन फटाफट हटा लेना। एक ऑप्शन तो मैं आपको हटा के दे देती हूँ, दो ऑप्शन हटा के दो ऑप्शन हटा के दे देती हूँ। चलो, ही है, ही मतलब वह, और देम मतलब देम भी प्रोनाउन है, उसे या उन्हें। उन्हें, ये प्रोनाउन कहाँ से आ गया? ये ही कौन है? चलो ए हटा दिया। एक ऑप्शन आपका और हटा देती हूँ। नो सूनर हैड ही, जैसे ही वह गया तो फिर कस्टम ऑफिसर्स आ गए। वह मतलब कौन कोई होगा? अब आपका काम आसान। दो ऑप्शन तो आराम से, दो ही ऑप्शन में। बिग मिस्टेक हो गया ना। अब देखो क्या है, डी से ही शुरू होगा। एन ऑफिशियल एंटर्ड अवर ट्रेन, एक ऑफिशियल आके ट्रेन में एंटर करता है और आस्क्ड फॉर पासपोर्ट्स, और हमारा पासपोर्ट्स मांगने लगता है। डी से ही शुरू होगा। एक ऑफिशियल आता है, अधिकारी, बी। हाँ, और देखो 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 देखो, डी के बाद सी क्या होगा? सबसे पहले ही स्टैम्प्ड देम, उस पे वो स्टैंप लगाता है। किस पे? ये पासपोर्ट पे। ठीक है, और ये ही किसके लिए? ऑफिशियल के लिए। एक ऑफिशियल ट्रेन में आते हैं, कंपार्टमेंट में घुसते हैं और आस्क फॉर पासपोर्ट। ठीक है, फिर वो पासपोर्ट पे डी के बाद ही ये होगा, डी के बाद होगा पासपोर्ट। वो स्टैंप लगाता है और फिर वो पासपोर्ट को हमें रिटर्न कर देता है। फिर जैसे ही वो जाता है, जैसे ही वो ऑफिशियल जाता है, तब तक कुछ कस्टम ऑफिसर्स घुसते हैं, और वो कस्टम ऑफिसर्स, ये जो ऑफिसर्स है ना, ये प्लूरल है ऑफिसर्स, उसी के लिए ये दे लगा है। कुछ कस्टम्स ऑफिसर्स आते हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन मिलता है ना कुछ चीज स्मगल हो रहा है, तो बी के बाद ए नहीं होगा ना, सॉरी, ए के बाद बी नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, बी में कस्टम ऑफिसर बोल दिया, बी के बाद ए नहीं होगा, ए के बाद ही बी होगा। पहले तो कस्टम ऑफिसर की बात की है, फिर उस अधिकारी की, ये अधिकारी जाता है, फिर कस्टम ऑफिसर की एंट्री होती है।
चलिए आंसर दीजिए। बी सी। अच्छा, ये देखो, इट इज द ऑपोजिट ऑफ एरोगेंस। इट, यह एरोगेंस, घमंड का ऑपोजिट है। यह मतलब क्या, किसी के लिए हो। अब देखो, पहले पहले तो इन्होंने बताया है, ठीक है। ये देखो, एरोगेंस इन्फ्लेम करता है। ओके, एरोगेंस इन्फ्लेम करता है, मतलब क्या करता है, भड़काता है। इन्फ्लेम मतलब प्रेजुडाइज है, नफरत को फैलाता है। जबकि विनम्रता चीजों को शांत करता है। तो बी से ही शुरू होगा। पहले तो बताया है कि ह्यूमिलिटी होता क्या है। कल मैंने आपको समुद्र मंथन बैच में ह्यूमिलिटी बताया था। ह्यूमिलिटी का मतलब कहीं से भी शर्मिंदगी मत सोचना, वो ह्यूमिलिएशन होता है। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। तो पहले इन्होंने विनम्रता क्या होता है उसका डेफिनेशन दिया है। विनम्रता इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग कर्टियसली रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स। तो बी से ही स्टार्ट होगा। अब देखो, दोनों जगह बी के बाद सी है। विनम्रता क्या होता है, विनम्रता घमंड का ऑपोजिट है, ठीक है, घमंड का ऑपोजिट है। बी के बाद सी। अब देख लो क्या होगा। तो एरोगेंस, घमंड ना नफरत फैलाता है, बट विनम्रता चीजों को शांत करता है। इसलिए हम्बल बिहेवियर जरूरी है लाइफ में शांति से रहने के लिए। तो लास्ट वाला डी हो। नेक्स्ट लास्ट है आई थिंक। है, एक मिनट, नहीं एक और है। इसकी हिंदी करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ना कि मैम मेरे को इसकी हिंदी समझ में नहीं आ रही है। बहुत ज्यादा हिंदी हेल्प नहीं करेगा। इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट्स में 80% रहता है। एक दिन ऐसा आएगा ना, यू विल फॉल इन लव विथ इंग्लिश। आपको सिर्फ इंग्लिश बनाने का मन होगा। एक दिन ऐसा आएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बाकी सब नंबर नीचे चलता जाएगा, इंग्लिश में आगे बढ़ जाओगे। पेशेंस रखना है। डूइंग दिस हैज बिकम मोर डिफिकल्ट। दिस मतलब इसको करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। डूइंग दिस, इसको मतलब किसको करना। अरे बी तो ऑप्शन में है ही नहीं, बेकार के मैं बी पे हूँ। दिस इज द कैपेसिटी, सी है हाँ। दिस इज द कैपेसिटी टू टेक दिस मतलब यह एक क्षमता है टू टेक इन टू अकाउंट ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। इसको, यह किसके लिए है, यह भी नहीं होगा, सी तो होगा। ए से शुरू हो गया, ए से शुरू होगा। ये बोल रहे हैं देयर आर सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल टू विजडम। बहुत सारे फैक्टर्स है जिस वजह से हम समझदार बनते हैं। और बोला है ऑफ दीज मतलब जितने, ये दीज किसके लिए लगा है, जितने भी फैक्टर्स है ना जो आपके अंदर समझदारी डालते हैं, उसमें से सबसे पहला नंबर पे आएगा सेंस ऑफ प्रपोर्शन। ऑफ दीज, ऑफ हम किस लिए लगाते हैं, सिलेक्शन के लिए। ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और उन सारे फैक्टर्स में से जो एक फैक्टर जो बहुत जरूरी है, जिसको हम पहला रैंकिंग देंगे, आई पुट फर्स्ट सेवरल, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसमें मैं पहले इसको डाल रहा हूं, ए के बाद सेंस ऑफ प्रपोर्शन। और सी में बोला है सेंस ऑफ प्रपोर्शन होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंस ऑफ प्रपोर्शन, इसका यहाँ पे बताया है। सेंस ऑफ प्रपोर्शन का मतलब होता है दिस इज द कैपेसिटी टू टेक ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन अ प्रॉब्लम। सारे, एक प्रॉब्लम में सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को स्टडी करना, और फिर किसको कितना वेट देना है उसको समझना, किस प्रपोर्शन में, किस अनुपात में, किस प्रॉब्लम को कितना वेटेज देना है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया है, सी। और लास्ट वाला, और डूइंग दिस अगर हैज बिकम मोर डिफिकल्ट देन बिफोर, इसको करना बड़ा मुश्किल हो गया, बट फिर भी इसको जरूरी है, करना तो है ही, बी। ठीक है, ये वाला सेकेंड से एक है शायद, हाँ एक और। ऑप्शंस को छाटिए, जैसे आपके पास 4 ऑप्शंस आ रहा है, 2 को तो एकदम हटा देना है।
2 C से D से, दो C 2 D, फिर भी नहीं पता चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो ढूंढना होगा। सपोज आपको एग्जाम में नहीं पता चल रहा है, दिस यूजुअली C और D, 2 ऑप्शन C से है, 2 ऑप्शन D से है, ठीक है, तो आपको लग रहा है दोनों हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव कंडीशंस प्रिवेल, अच्छे कंडीशंस प्रिवेल करेंगे व्हेन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट एग्जिस्ट बिटवीन द सुपरवाइजर एंड सुपरवाइज्ड। हाँ, अगर सुपरवाइजर और सुपरवाइज मतलब सुपरवाइजर और उनके एम्प्लॉय के बीच में अगर रिलेशन अच्छा रहेगा ना, तो तभी सब कुछ होगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, द मोस्ट वाइटल पॉइंट इन मैनेजमेंट। पहले हम एक जनरल बात कहते हैं, मैनेजमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, ये है द कॉन्टैक्ट बिटवीन द वर्कर्स एंड द बॉस। ठीक है, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है द कॉन्टैक्ट बिटवीन द वर्कर्स एंड द बॉस। अगर ये बोल रहे हैं वर्कर्स और बॉस में अगर अच्छा कॉन्टैक्ट रहे, ठीक है, अगर वर्कर्स और मैनेजमेंट में अच्छा कॉन्टैक्ट रहे ना, तो चीजें भी अच्छी होगी। तो डी से तो नहीं होगा। पहले तो हम मैनेजमेंट की बात करेंगे ना, मैनेजमेंट जनरल बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट के अंदर ही ये सुपरवाइजर और सुपरवाइजर आते, तो डी तो होगा नहीं। और मुझे एक चीज क्या दिख रहा है, दिस कॉन्टैक्ट मतलब कौन सा कॉन्टैक्ट, कहाँ पे, द कॉन्टैक्ट बिटवीन वर्कर्स एंड बॉस। ठीक है, दिस कॉन्टैक्ट मतलब किस कॉन्टैक्ट की बात हो रही है, वर्कर्स और बॉस के बीच का कॉन्टैक्ट। इसका मतलब है कि सी के तुरंत बाद ही बी आएगा। ठीक है, सी के तुरंत बाद ही बी आएगा, और मेरे को यहाँ पे बी के बाद सी दिख रहा था, जबकि दिस कॉन्टैक्ट बी के सी के बाद ही बी आएगा, तो ये तो वैसे भी हट रहा था। और सी से इतना दूरी पे बी नहीं रहेगा। ठीक है, सी से इतना दूरी पे बी नहीं रहेगा, सी के बहुत पास। ये बोल रहे द मोस्ट वाइटल स्पॉट इन मैनेजमेंट इज द कॉन्टैक्ट बिटवीन वर्कर्स एंड बॉस, और मोर अटेंशन शुड बी, इस कॉन्टैक्ट जो वर्कर्स एंड बॉस के बीच का कॉन्टैक्ट है, इसको ज्यादा अटेंशन देना है कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव बनाने के लिए, तो सी के बाद बी। और फिर बोला है कि कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव बनाने के लिए ऐसा करना है, अगर कंस्ट्रक्टिव कंडीशन आ जाता है, तो कंस्ट्रक्टिव कंडीशन कब होता है, जब ऐसा होगा, और फिर इस वजह से ये होता है। तो स्कोर बताइए एक बार। वाइटल के पहले मोस्ट गलत है, लेकिन यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कभी कभी ना ये सब न्यूज़पेपर वगैरह से उठाते हैं। ठीक है, ये सब न्यूज़पेपर वगैरह से उठा लेते हैं, तो न्यूज़पेपर में मैंने आपको बार बार बोला है कि न्यूज़पेपर से ग्रामर नहीं सीखना है, आपको न्यूज़पेपर से वोकैब वगैरह सीखना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। देखो अब उस दिन हम लोग क्लोज टेस्ट किए थे ना, तो वाइटल भी था और इम्पोर्टेंट भी था, और दोनों का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, बट इम्पोर्टेंट के साथ मोर या मोस्ट आता है, बट वाइटल के साथ नहीं आता। बट यहाँ लगा दिया है, माफ कर देना उन्हें माफ कर दीजिए। 3, 5, 4, 5 में 5 भी आया। अब मैं फिर से लेवल बढ़ाऊंगी, S1 और S6 वाला करवाऊंगी। ठीक है, S1 और S6, ये मत बोलना कि मैम ये तो CDS वाला है, अब ये बोलना ही मत कि ये वाला है वो वाला है, क्योंकि S1 और S6 आपके CHSL में भी आया है, CPO में भी आया है, और कभी कभी इस बार तो मेंस में सेंटेंस अरेंजमेंट पूछा ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम सेंटेंस अरेंजमेंट बनाना छोड़ देंगे? नहीं पूछा है, अगली बार पूछ देगा, हम सब तरीके का करके जाएंगे, S1 S6 मतलब हर वैरायटी का करके जाएंगे, जो पूछना है पूछो। ओके, आज स्कोर कम हो गया ना, तो एवरीडे आपका स्कोर अच्छा ही नहीं होगा ना माफ कर दिया। कई बार कुछ क्वेश्चंस आ रहा था, कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं ना कि आपने जॉब, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, और झूठ तो मैं बोलती नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ ना कि बहुत कम ही झूठ बोलूँ। ठीक है, झूठ नहीं बोलना, और
मैंने आज तक ना कभी एसएससी का एग्ज़ाम दिया ही नहीं। दिमाग में बच्चों का है कि मैम आपने एसएससी का एग्ज़ाम नहीं निकाला है। एग्ज़ाम तो तभी निकालती ना, थोड़ा-सा सुन लीजिए, कुछ बच्चे सुनना चाहते हैं। अरे! क्या कर दिया? थोड़ा-सा आपका टाइम ले लूँ हाँ। कुछ बच्चे सुनना चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, तो आपने एग्ज़ाम एसएससी का क्यों नहीं निकाला? एस1 में फर्स्ट दिया होता, लास्ट दिया होता, बीच का अरेंज करना। मैंने आज तक ना एसएससी का एग्ज़ाम ना दिया है, ना बैंकिंग का दिया है। ये सब एग्ज़ाम्स मैंने कभी दिए ही नहीं। और ये चीज़ ध्यान रखना है ना कि एक टीचर बनने के लिए ना एग्ज़ाम निकालना ज़रूरी नहीं होता है। एग्ज़ाम तो आप भी निकाल लेते हो। कभी-कभी तो तुक्के में सारा क्लोज़ टेस्ट आपका सही हो जाता है, एग्ज़ाम तो आप भी निकाल लेते हो, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि आप टीचर बन जाओगे, ठीक है? तो टीचर होते हैं, टीचर को होना चाहिए अ समंदर ऑफ नॉलेज। तो शुरू से ही राइट फ्रॉम जब मैं छोटी थी, सिंस माय चाइल्डहुड मेरा पैशन ही था टीचर बनने का। टीचर बनने का, कोई एग्ज़ाम्स वगैरह ऐसा कुछ निकालने का पैशन नहीं था, ठीक है? टीचर बनने का ही पैशन था। और मैंने अपनी लाइफ में ना जितना ग्रामर पढ़ाया है, उतना ज़्यादा लिटरेचर भी पढ़ाया है। तो जिस टीचर को ग्रामर और लिटरेचर दोनों का नॉलेज है, जब मैं पटना में थी तो मैंने कॉलेजेस में भी पढ़ाया है। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था डीपीएस से, दिल्ली पब्लिक स्कूल्स, ठीक है? स्कूल से स्टार्ट किया था, देन आई मूव टू कॉलेजेस, लिटरेचर कॉलेज में तो ग्रामर नहीं होता ना, लिटरेचर पढ़ाया है। देन फिर मैं कंपटीशन की दुनिया में आ गई, तो मेरे पास आई हैव अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रामर और लिटरेचर दोनों का। तो इससे क्या होगा, लिटरेचर का जिसको नॉलेज है ना, उसका तो क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। हाँ, नहीं मेरे को नहीं मन था, मेरे को टीचर ही बनना था। आई एम नॉट अ टीचर बाय चांस, ठीक है? कि मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं निकला है तो चलो टीचर बन जाते हैं। आई एम अ टीचर नॉट बाय चांस बट बाय चॉइस, ओके? और टीचर बनने के लिए एक अलग ही प्राणी होते हैं टीचर। चलो, अब मेरे को पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, ठीक है? मैं क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्शंस increases the danger of flooding? पैसेज के अनुसार कौन सा ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है? आप बताओ। व्हाट कॉजेज, इजी है, फ्लैश फ्लड। अब देखना जब पैसेज पढ़ोगे ना तो वहां पे फ्लैश फ्लड टाइप कुछ आएगा, कोई वर्ड आएगा, देख लेना किस वजह से फ्लैश फ्लड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिल्टेशन ऑन रिवर बेड्स? अब आप बोलोगे मैम सिल्टेशन का मतलब क्या होता है? रिवर बेड, जो नदी के नीचे वाला सरफेस में जो सिल्टेशन हो जाता है, मैं इसको नहीं समझाऊंगी, आप पैसेज देख के खुद समझ जाओगे। अगर नहीं भी समझ में आएगा ना, ठीक है, हम लोग इस पैसेज को स्टूडेंट बन के मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बाद में जब एक्सप्लेन करूंगी तो सब इसका मतलब बताऊंगी। ये जो सिल्टेशन होता है ना, ये इसका मतलब मैं नहीं बताऊंगी, बाद में डिस्कशन के समय बताऊंगी किस वजह से सिल्टेशन हो जाता है नदी के नीचे। और दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिडिक्शंस, जो भविष्यवाणी की गई है सर्टेन साइंटिस्ट के द्वारा कि बाढ़ का खतरा इंडिया में और ज्यादा है, किस वजह से? और पांचवा, द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स हैज रिसेंटली रिसीव्ड अटेंशन, ये जो बाढ़ वाला खतरा है ना, रिसेंटली इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, किस वजह से? ठीक है, चलो पढ़ना शुरू करो। मेरे को लग रहा है लैंग्वेज ईजी है, क्वेश्चन देख के लग रहा है ना। साइड हो जा रही हूँ पहले।
डन। बार बार मैं बोलती हूँ साक्षी कि अगर पैसेज पूरा समझने की जरूरत ही नहीं, पैसेज का जिस्ट आप 50% भी समझ लेंगे काम हो जाएगा। खास करके एसएससी में बहुत डिफिकल्ट पैसेजेस नहीं आते। इस बार तो मेंस में बहुत छोटा छोटा दे दिया है, तो डरो मत ना आप लोग, बस कोशिश करो। डरने से कुछ होगा, कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, समझना तो होगा ही। और बहुत छोटे छोटे पैसेजेस आ रहे हैं, आराम से बना लोगे। लास्ट में आपको फील होगा कि अरे इतना डर रहे थे, बन तो गया एग्जाम में। डन। पैसेज लेंदी है बट लैंग्वेज इजी है। लैंग्वेज इजी है। डन। कुछ सिल्ट वाला हमें दिख रहा है, कुछ आपको उसीलिए क्वेश्चन पढ़ते समय थोड़ा ध्यान रखना है। हमें सिल्टेशन वाला दिखा था ना। एसएससी बैंकिंग में तो थोड़ा इकोनॉमी बेस्ड वाले पैसेजेस आ जाते हैं। एसएससी में क्या है, क्वेश्चन देख के भी बना सकते हो, बस क्वेश्चन को याद रखना, बस ध्यान रखना है ना। एक सिल्टेशन वाला कुछ था, ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन था से, सॉरी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ आपको, कि ये सिल्टेशन, सिल्ट, यहाँ पे कुछ सिल्टेशन वाला क्वेश्चन था, तो मैं इस जगह को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ूंगी। सिल्टेशन, देखो कहीं पे सिल्टेशन नहीं है, यहाँ से कुछ सिल्टेशन शुरू हो रहा है, हाई लेवल ऑफ सिल्टेशन, ये सब लाइन में सिल्टेशन सिल्टेशन। इसका मतलब है कि मेरे को एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए ये 4 लाइन को ध्यान देना है, क्योंकि इससे पहले सिल्ट वर्ड कहीं भी यूज नहीं था। ऐसे दे लेना है। हाँ, मिल जाएगा मिल जाएगा। आप लोग बस अननेसेसरी पैसेज का लेंथ देख के डरते हो। जितना लेंदी लैंग्वेज इजी, पैसेज छोटा लैंग्वेज डिफिकल्ट। नेक्स्ट वाला।
बीच बीच में लेंदी पैसेजेस लाने का मतलब यही है कि डरना नहीं है। चलो क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्शंस, कौन सा ह्यूमन एक्शंस है जिसके वजह से बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है? क्या? इवैक्यूएट मतलब खाली करवाना, लोगों को खाली, लैक मतलब कमी, मीन्स का मतलब है साधन, लोगों को इवैक्यूएट मतलब खाली करवाने के साधन नहीं है, ठीक है, उसी वजह से बाढ़ का खतरा बढ़ जाता? बिल्कुल नहीं। टाइमली एंड एक्यूरेट, टाइमली और एक्यूरेट सही तरीके से वेदर फोरकास्ट कर रहे हो, उस वजह से बाढ़ का खतरा बढ़ेगा नहीं, तो ऑप्शन हट गया। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा नहीं। ये बोल रहे थे ना, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ को काटना, अफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ लगाना। कहाँ था, कहीं पे था ना, देखा था, कहीं बताना कहाँ पे था। इन फ्लोटिंग ये कहीं पे था, बीच में कहीं मुझे दिखा था। बताओ आप लोग आंसर कहाँ पे था? पेड़ काटने वाला था ना, पर्टिकुलर माउंटेन्स डू नॉट, कहीं पे देखा था मैंने। ह्यूमन एक्शंस हैव हाइटेंड द डेंजर ऑफ फ्लड, ये तो थोड़ा सा दिमाग लगा भी सकते हो। थ्रू द कटिंग ऑफ ट्रीज, यहाँ पे कटिंग लिखा है और वहां पे डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन पेड़ को काट रहे हैं माउंटेन और वो सब जगह पे, प्लेन्स में तो है ही। यहाँ पे क्या है, रॉकेट साइंस है, ये है दूसरा। व्हाट कॉजेस फ्लैश फ्लड्स, कहीं फ्लैश फ्लड्स का जिक्र था? किस वजह से फ्लैश फ्लड्स होता है? अब आप बोलोगे मैम फ्लैश फ्लड्स का मतलब समझ में नहीं आ रहा, फ्लैश फ्लड्स होता क्या है? नहीं समझ में आ रहा है तो जाके देखिए क्वेश्चन, जाके जहाँ पे है ये जाके देखिए, पहले आंसर बताइए। फ्लैश, जल्दी 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 जल्दी। एक यूसी लाइव यूट्यूब पे ना एक नया मैथ्स का टीचर, मेरे ही स्टूडेंट है, ठीक है, मैथ्स के अच्छे टीचर है। यूसी लाइव ऐप नहीं, यूसी लाइव ऐप नहीं, सॉरी, यूसी लाइव यूट्यूब, ठीक है, यूसी लाइव यूट्यूब चैनल पे आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्री क्लासेस मिलेगा मैथ्स का, देखना फीडबैक, देखना कैसे टीचर है मैथ्स के। ही इज़ वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से वो पढ़ा रहे हैं। मैंने बोला आ जाओ यूसी लाइव यूट्यूब चैनल पे, फ्री क्लासेस होंगे। सेकंड होगा यस, फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड्स कब होता है? फ्लैश फ्लड्स मतलब एक्सेसिव डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब है बहुत ज्यादा बारिश होती है तो फ्लैश फ्लड्स होता है। कहीं पे फर्स्ट पैराग्राफ में देखा था, किस वजह से फ्लैश फ्लड होता है, कहीं पे था ना। हाँ, फ्लैश फ्लड किस वजह से? सडन एंड एक्सेसिव बारिश, एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में हैवी रेन हो रहा है, हैवी रेन। डाउनपोर का मतलब ही होता है एकदम मूसलाधार बारिश। तो ये हो गया शॉर्ट मानसून। ड्रिजल का मतलब होता है ना हल्की फुल्की बारिश, रिमझिम बारिश को बोलते हैं, तो ये तो ज्यादा बारिश से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिल्टेशन ऑन रिवर बेड्स? वो तो क्लाइमेट चेंज है ना, क्लाइमेट चेंज का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, बट फ्लड का कारण तो ह्यूमन एक्टिविटीज, फ्लड का कारण पूछ रहे हैं। वैसे सिल्ट का मतलब होता है ना नदी, रेत, मिट्टी जो नदी पे के नीचे बैठ जाता है ना बहुत ज्यादा मात्रा में, उस वजह से भी बाढ़ आती है। तो ये जो सिल्ट रेत बालू, ठीक है, नदी के ऊपर पत्थर और वो सब नदी के नीचे बैठ जाता है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट। जो जो रिवर बेड्स, रिवर के जो नीचे वाले सरफेस में सिल्टेशन होता है तो उस वजह से क्या होता है? उस वजह से क्या होता है यहाँ पे दिया है ना,
हाँ आंसर करेक्ट आ रहा है। उस वजह से ये होता है, छोटे छोटे जगह पे भी ना। कहाँ चला गया फोर्थ वाला, हम लोग थर्ड में है ना। उस शैलो वाटर फ्लडिंग, इवन शैलो मतलब कम गहरा नदी में भी बाढ़ आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे था कहीं पे ना, देखो सिल्टेशन, कभी कभी कोई नदी बहुत गहरी नदी नहीं होती है बट नीचे सिल्ट जम जाता है ना तो पानी ऊपर आ जाता है, और उस वजह से भी ना शैलो वाटर लेवल्स में भी ये सिल्ट के नीचे जम जाने से बाढ़ का खतरा हो जाता। तो ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिडिक्शंस मेड बाय सर्टेन साइंटिस्ट क्रिएट्स अ लार्ज थ्रेट ऑफ फ्लड्स इन इंडिया? कौन सा प्रिडिक्शन, कौन सा बहुत बड़ा खतरा है जो साइंटिस्ट ने प्रिडिक्शन किया है? आप अपना आंसर रेडी रखो, मैं भी देख रही हूँ। कहीं साइंटिस्ट का प्रिडिक्शन था ना? कहीं पे था। हाँ, मानसून कुड बी शॉर्टर। ठीक है, मानसून का ड्यूरेशन शॉर्ट होगा बट बहुत भारी बारिश होती है। कभी कभी होता है ना, मानसून बहुत लंबे समय तक नहीं होता है लेकिन उस छोटे समय में इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है ना, इंटेंसिव मतलब बहुत सीरियस, तो बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। ये साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया, अनुमान लगाया है, प्रिडिक्ट किया है। आधा से अधिक तो वैसे ही दे दिया जाता है, क्वेश्चंस तो बस थोड़ी जगह सही सेट होता है। तो क्या है, हैवी मानसून शॉर्टर पीरियड के लिए हो बट बारिश ज्यादा। अब द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स हैज रिसेंटली रिसीव्ड अटेंशन। किस वजह से प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रहा है? सिवियरिटी का मतलब होता है सीरियसनेस, प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है फ्लड वाले सिचुएशन को। द सीजनल नेचर ऑफ, ये तो होगा नहीं। सिल डिपोजिशन, नहीं, जिस हद तक डैमेज ये बारिश बाढ़ की वजह से जिस हद तक डैमेज हो रहा है ना, उस वजह से ये प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जा रहा है। वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाइए। अच्छा, इसको नहीं किया है ब्लैक नहीं किया है। चलो थोड़ा स्पीड में चलते हैं, ऑलरेडी टाइम हो गया। स्पीड में क्लोज टेस्ट ना एक आध ही करना है ताकि पैसेज को अच्छे से डिस्कस किया जाए। थोड़ा स्पीड में आंसर दीजिए। नो सूनर, जहां भी नो सूनर आ गया तो नो सूनर के साथ तो दैन आएगा ही। और नो सूनर क्या है? नो सूनर एडवर्ब है, और जब भी एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो तो इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना। सदाबहार क्वेश्चन, जल्दी से। ऑल दो द टॉयज आर ऑल टुगेदर इन द कबर्ड, यद्यपि सारे टॉयज को एक साथ रख दिया गया है बट फिर भी अच्छे से अरेंज नहीं है। डिफॉरेस्टेशन का सही है ना? डी आंसर होगा, डी आंसर है। बताओ, ऑल दो द टॉयज आर ऑल टुगेदर, ये ऑप्शंस इधर उधर करके भी अरेंज हो सकता है। देखो भाई, गलती यहाँ पे है, गलती यहाँ पे है। अब देखो, बहुत अजीब सा गलती है। एक होता है ऑल टुगेदर, ठीक है, और एक होता है ऑल टुगेदर।
दोनों में डिफरेंस है। ऑल टुगेदर, मिला जुलाकर। ऑल टुगेदर का मतलब है, ऑल टुगेदर मतलब होता है कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब है मिला जुलाकर, पूरी तरह से। ऑल टुगेदर मतलब मिला जुलाकर, इकट्ठे इतने बच्चे प्रेजेंट थे। अगर मैंने सबको एक एक करके काउंट किया और बोला मिला जुलाकर, ऑल टुगेदर मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्णतः इतने लोग प्रेजेंट थे। और ऑल टुगेदर का मतलब है सब चीजों को एक साथ इकट्ठा करना। ठीक है, ये अलग वर्ड है ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ना टॉयज को, ऑल टुगेदर का मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्णतः। तो यहाँ कंप्लीटली का सेंस नहीं है, सारे टॉयज को एक एक करके एक जगह रख दिया गया। तो ऑल टुगेदर, सारे को एक एक करके, तो यहाँ पे ऑल टुगेदर नहीं होगा, ये वाला ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मतलब चीजों को एक साथ लेकर इकट्ठे एक जगह रख देना। नहीं, ऑल्दो के साथ यट नहीं भी होता है। ये तो बोल बोल के मैं पिछले 5 साल से थक गई हूँ कि मैम ऑल्दो के साथ यट आता है, यट नहीं भी आता है, फिर भी सही है। कॉमा आता है, कॉमा नहीं भी आए, फिर भी सही है। सेंटेंस करेक्ट। From my hotel, I could see a flock of birds. I could see that a flock of birds were flying over the lake. Yet नहीं भी आए तो चलेगा। From my hotel, I could see a flock of birds. ये from क्या है? From preposition है, और preposition के बाद my hotel noun है, I वाक्य का subject है, could see verb है, that conjunction है। अब देखो ये जो verb लगा है किसके लिए लगा है? ये वाला जो could see है ये तो I के लिए लगा है, बट ये भी तो किसी के लिए लगा होगा ना, ये भी तो वर्ब है। किसके लिए लगा है? आपको लगेगा अरे इतने सारे बर्ड्स है तो वर्ब लगा देते हैं, नहीं, इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट याद रखना है। वर्ब लगाते समय सब्जेक्ट को देखना है, ऑब्जेक्ट को नहीं। ये ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो ये बर्ड्स आई है ना, ये ऑब्जेक्ट है, हमें ऑब्जेक्ट नहीं देखना। फ्लॉक का मतलब होता है बर्ड्स का झुंड, तो मेन सब्जेक्ट बर्ड्स नहीं है, वर्ब लगा दो। मेन सब्जेक्ट है फ्लॉक। अ फ्लॉक ऑफ, जैसे बोलते हैं ना, अ गैंग ऑफ थीव्स। थीव्स तो बहुत सारे हैं, चोर तो बहुत सारे हैं, बट बात हो रही है बहुत सारे चोरों की एक गैंग। थीव्स को सब्जेक्ट मत मानना, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और वर्ब लगाते समय ऑब्जेक्ट नहीं देखना, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे वॉज, ऐसा नहीं है कि इतने सारे बर्ड्स है, बर्ड्स के झुंड के बारे में बात कर। इधर अविका और निकुंज आर गोइंग टू विन द प्राइज इन द राइटिंग कॉम्पिटिशन। जल्दी जल्दी। ये तो आपने वो पढ़ा है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। जब भी हमारा वाक्य इधर और से जुड़ा है, हम किसको देखते हैं? जो वर्ब के नजदीक है। वर्ब के नजदीक निकुंज है तो इज लगा दे। द टेस्ट कंप्राइजेज ऑफ ग्रामर। इस टेस्ट में ग्रामर भी है, वोकैबुलरी भी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी। वैसे मैंने फ्रेजल वर्ब्स, पूरा फ्रेजल वर्ब्स यूट्यूब पे पढ़ा दिया है। ठीक है, स्टूडेंट्स जाके देख सकते हैं हर चीज़ ना। मैम यहाँ भी करवा दीजिए, वहाँ भी करवा दीजिए। आपको मतलब है पढ़ने से ना, कहीं से भी। अगर आपको मेरे से पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, यूट्यूब से भी आप देख सकते हो। मैंने वाईटी पे फ्रेजल वर्ब्स बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को फ्रेजल वर्ब्स में है। अब मैं मंडे से एक नया फ्रेजल वर्ब का सीरीज लाऊंगी। फ्रेजल वर्ब से पहले तो एक डिटेल में पढ़ा दिया, फिर भी बच्चे बोलते हैं इतना ज़्यादा है, याद करने में दिक्कत होगी, तो फिर से मैं एक शुरू कर रही हूँ थीमेटिक फ्रेजल वर्ब्स का सीरीज। ठीक है, इसको आप स्टूडेंट्स देख लेना। लाइव देखने का मन हो लाइव देखना, रिकॉर्डेड देखने का मन हो रिकॉर्डेड देखना। यूट्यूब पे पढ़ाने का काम तो कर ही दिया, अब मुझे और भी तरह तरह का इनोवेशंस करना होगा। मैंने आपको थीमेटिक इडियम्स कराया है यूट्यूब पे, बट थीमेटिक फ्रेजल वर्ब्स नहीं करवाया। आप बोलोगे मैम इसमें क्या है? इसमें ना सारे फ्रेजल वर्ब जिसका मीनिंग एक जैसा है, जैसे रेड और छुटकारा।
किसी चीज से छुटकारा पाने के सारे फ्रेजल वर्ब्स एक जगह डाल दूंगी, डिस्ट्रीब्यूट करने के सारे फ्रेजल वर्ब्स एक जगह डाल दूंगी, इग्नोर करने का तो आप उसको देख सकते हो, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं होता है, ठीक है। कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, और प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़े हो आप, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता, तो ऑफ हटा दो, एरर इसी में। या ऑफ रखने का मन है तो कंसिस्ट कर दो। इफ द कार हैडंट ब्रोकन डाउन, अगर कार में तकनीकी खराबी नहीं आई होती ना, तो अभी तक तो हम ऑफिस पहुंच गए होते। इसको डार्क नहीं किया है। स्पीड स्पीड, कौन से चैप्टर का एरर है? अगर कार नहीं खराब हुआ होता ना, बस दिमाग लगा लेना मैम गड़बड़ी तो यहीं पे, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, ठीक है। पास्ट में जा रहा है तो हम विल तो नहीं लगा सकते है ना, तो क्या होगा? वी वुड नॉट हैव बीन, याद है? अगर कार खराब नहीं हुआ होता ना, वी विल बी एट द ऑफिस नाउ। इफ द कार hadn't broken down, we would सर नॉट क्यों लगा दिया, वी वुड हैव बीन एट द ऑफिस नाउ। आपको याद होगा वो वाला जो मैंने आपको टेंस में पढ़ाया था, पहला वाला पार्ट पास परफेक्ट में जाता है और दूसरे वाले पार्ट में वुड प्लस हैव प्लस बीन लगाया, क्योंकि बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। He spends good deal of money on eating out, बहुत सारे पैसे खर्च कर देता बाहर खाने पीने। आज तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया। अब ना एरर्स का अलग से करवा रही हूँ, एरर्स का ना 50-50 एरर्स लेके आ रही हूँ। नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा स्टाइल बदलते हैं, ठीक है। ही स्पेंड्स गुड डील ऑफ मनी, जब भी सेंटेंस में यहाँ पे डील नाउन है, जब भी सेंटेंस में एक नाउन आ गया और एक एडजेक्टिव आ गया तो एक आर्टिकल बनता है, ठीक है। एरर यहीं पे है, हम कहते हैं अ गुड डील ऑफ मनी, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ, अ लगेगा, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, तो अ गुड डील ऑफ मनी हो, अ लगना चाहिए। अ ऑन ईटिंग नहीं, पैसे खर्च करता है किस चीज पे? बाहर खाने में, तो ही स्पेंड्स अ गुड डील ऑफ मनी। अ गुड डील ऑफ होगा, डील इन थोड़ी होगा। डील इन तो किसी चीज में आप डील कर रहे हो, व्यापार वगैरह। 60 तक कर लेते, एरर कम हो रहा है। ही वॉज सरप्राइज्ड एट मी रिफ्यूजिंग हिज ऑफर, वो तो सरप्राइज हो गया मेरे उसके ऑफर को रिफ्यूज करने पे। अब देखो ये एट प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये रिफ्यूजिंग क्या है? जीरेंड है। प्रेपोजिशन के बाद जो रिफ्यूजिंग आया है वो तो जीरेंड है ना, और आपने वर्ब चैप्टर में पढ़ा है कि जीरेंड के पहले नाउन प्रोनाउन पोजेसिव केस में एट मी नहीं होगा, एट माई रिफ्यूजिंग, ये आपने जीरेंड चैप्टर में पढ़ा। 60 तक कर लेते, टाइम हो गया आज। द लैंडलेडी मेड मी चेंज द डिजाइन ऑफ द किचन, लैंडलेडी ने मेरे से 3 बार किचन का डिजाइन बदलवाया। अब याद करो, मेड वर्ड लैंडलेडी ने खुद नहीं किया, ये मैंने आपको पॉजिटिव वर्ब में पढ़ाया था, इन्फिनिटिव में, कि मेड वर्ड हमेशा अपने साथ इन्फिनिटिव लेता है, जीरेंड नहीं लेता है। और इन्फिनिटिव में भी बेयर वाला, द लैंडलेडी मेड मी चेंज। आज तो बहुत कम हो पाया, चलो रहने दो ये तो। नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा मैं बदल दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा ना एरर्स वगैरह ज्यादा लेके आना होगा, ये तो क्लोस्टर्स वगैरह चल ही रहा है। एंड किया जाए माई होगा। नाउ को रजत हम प्रेजेंट में भी यूज कर लेते हैं। अभी तक तो हम पहुंच गए होते हैं, तब तक तो हम नहीं पहुंच गए। अगर ऐसा नहीं हुआ होता ना, अभी तक तो पहुंच गए। टू मेक नहीं होगा, पेयर इन्फिनिटिव लेता है। द लैंडलेडी मेड मी, टू चेंज नहीं होगा, सिंपली चेंज होगा, ठीक है। तो एंड कर दिया जाए, ओके। अब मिलते हैं मंडे को समन मंथन बैच में। YouTube देख लीजिएगा, मंडे को YouTube पे फ्रेजल वर्ब की क्लास आने वाली है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो जहां जहां प्रैक्टिस करवा रही हूँ वो सब देख लेना, अभी आपके पास टाइम है एग्जाम के लिए।